प्रोफेसर राम गोपाल यादव का नाम आया। कहाँ बोले, कहाँ नाम तो लिया नहीं ना। धन्यवाद श्रीमान। बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही बात करना चाहूंगा। नंबर एक, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। और विरोध क्यों करता हूं? जो 2010 का एक्ट था लायबिलिटी का, जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि न्यूक्लियर डील के बाद ये बिल लाया गया था और एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। इतना महत्वपूर्ण बिल था ये, और आज भी है, कि इसको भी स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए था। मैं उस बिल की स्टैंडिंग कमेटी में था। न्यूक्लियर डील पर जब चर्चा हुई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव एक इस तरह का दिन था देश में। ये लग रहा था कि आज शाम को सरकार मनमोहन सिंह की बचेगी या नहीं बचेगी। उस वक्त भी मैंने कहा था उसमें कि ये हमें हर वक्त जो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शांतिमय प्रयोगों के लिए, और ये तो कह नहीं सकते थे कि वेपनाइज करने के लिए भी है, लेकिन जरूरत तो है ही, असली जरूरत थी वो। तो उसके लिए था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडार है थोरियम का कि अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएं न्यूक्लियर यूरेनियम 233 और उसके सहयोग से, तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत दूसरों से यूरेनियम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनरिच्ड यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जो है, जो एटम बम बनाने के लिए और वेपनाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है, उसका जो बाहर से ला रहे हैं उससे काम चलता रहेगा। लेकिन उस दिशा में हम बढ़े नहीं आगे। और ये कहना कि न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से हम सारी उसकी पूर्ति कर लेंगे, अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है? 2-3% से ज्यादा नहीं। हम कितना ही कोशिश करें तब भी बहुत जल्दी एक बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी का हमारे पास जो अभी हम है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं आ सकता। लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं। संदीप जी ने बताया था, मैंने तो स्वयं देखा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में नरौरा में न्यूक्लियर रिएक्टर है, पावर रिएक्टर, वहां से जो रेजिड्यू जाता है, जो ट्रकों में जाता है, पुलिस के संरक्षण में जाता है, और 20 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से वो ट्रक नहीं चल सकते। इतना खतरनाक होता है कि लोग डरते हैं जब वो रेजिड्यू वहां से जाता है कि कहीं कोई बात न हो जाए। तो इसमें आप जो वो हटा रहे हैं लायबिलिटी का, सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी का अगर नहीं होगा तो उसका कोई लाभ ही नहीं। इसके माने आप प्राइवेटाइज ऐसा करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो, कहीं किसी तरह का, जैसे चेरनोबिल में हुआ था या जापान में हुआ था, ऐसा हो जाए तो सब पब्लिक के ऊपर आ जाएगा। जितना नुकसान होगा टैक्स पेयर जो है उसको सब पे करना पड़ेगा। तो आज तक ये आम लोगों की समझ में आता है। सड़क पर चलने वाला आदमी भी कह रहा है कि लगता है हमारे यहाँ का जो भंडार है थोरियम वगैरह का, वो किसी को देने के लिए साजिश की जा रही है और घुमा फिरा के ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सप्लाई करेगा, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर करे या उससे संबंधित और कोई चीज करे, उसकी गलती होने पर भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, उसको कोई कंपेंसेशन ज्यादा देना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार में बैठे हुए लोगों से ये प्रार्थना है कि इस पर एक बार विचार करें और सिलेक्ट कमेटी को इस बिल को भेजें, क्योंकि ये जनता के हितों के खिलाफ बिल है। जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए लाया जा रहा है, ये आम लोगों में इस तरह की चर्चा है और वो वास्तविकता भी है। जब जब लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि गवर्नमेंट इसलिए करने जा रही है, हुआ वही, ये भी वही होगा। 2-3-4 लोग प्लेयर हैं जो इस फील्ड में भी घुसाएंगे, वो छोड़ ही नहीं सकते। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में भी कचरे का जो नीलामी हुई, हजारों करोड़ की थी,
उसमें भी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने टेंडर डाल दिया। थैंक यू तो कोई क्षेत्र छोड़ना ही नहीं चाहते जिस पर मोनोपोली उनकी रहो। और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ये जो बिल आप पास कर रहे हैं, इसके माध्यम से आज नहीं तो कल इस न्यूक्लियर क्षेत्र में भी एक दो बाहर के लोगों की तो होगी, हिंदुस्तान के भी एक दो लोगों की ऐसी मोनोपोली हुई, गवर्नमेंट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। AER भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि इस बिल में संशोधन करने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें आप, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और इसके साथ में इस बिल का विरोध करें। Thank you, Professor. Now, Honorable Member Jaggesh. Ram